खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं खैर मलिक साहब और मैं इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया गया, लेकिन राना साहब का जो हमारे वज़ीर दाखिला उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने इसलिए सील किया क्योंकि वहाँ किसान पहुँच गए हैं। जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्या मामला है, एहसन इकबाल साहब को जो है उनका रेफरेंस पहले ख़त्म हुआ, वो बरी हो गए और डॉलर और मैशत अपनी जगह पे, और शायद मैशत ही है जो इन किसानों को बाहर आ गया। और यूँ लगता है कि जहाँ ये दूसरी मूवमेंट्स चल रही हैं नॉन इशूज़ पे, रियल मूवमेंट भी शुरू हो गई है। इसलिए मेरे ख्याल में हमारे मलिक साहब कान भी खड़े होने जाने चाहिए और इसको हमें अटेंशन भी पे करनी चाहिए, मगर हम इस पे बाद में आएंगे। ख़बरें ये हैं कि अब आमना सामना हो गया। अब ये है कि कोई जो दरमियानी रास्ता जो निकालने की कोशिशें थी, कोई बैकडोर मीटिंग्स थी, ये वो मेरी तो जो लग रहा है और जो मुझे है इतला कि उसमें अब शोडाउन है। और वहाँ सुना है कोई खंद के खोदने का प्रोग्राम भी है, वहाँ पे रास्ते रोकने का प्रोग्राम भी है। पुलिस वाला मामला बीच में आ गया, ये दे नहीं रहे वो मांग रहे हैं, इस पर भी हम कानूनी बात करेंगे। ज़ाहिर है अब सूबे की मर्ज़ी के बगैर तो कोई बंदा नहीं लगा सकते आप जी। काई साहब कल भी हमने बात की थी जिसका नाम इमरान खान है ना, खान ने माइंड बना लिया हुआ है लॉन्ग मार्च का। मैंने कल आपको नाम भी बताया था, हकीकी लॉन्ग मार्च उसका वो नाम रखेंगे। फैसला उन्होंने कर लिया, क्या रह क्या गया, सिर्फ एक अनाउंसमेंट है जी किस दिन किस डेट को करना है। वो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल को रीज़न देखेंगे। असल लड़ाई जो हो रही है वो इमरान ने अपना दिमाग अपना बना लिया। आज लाहौर में जो वकला से जो जलसा किया खान साहब ने, तो उसमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर गेम कर दी है कि एक हफ्ते में मैं अपनी तहरीक चला रहा हूँ। आज सैटरडे का जिक्र भी किया उन्होंने, मतलब वो तो अब सारी चीज़ ही नंगी हो गई है अब। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, खान ने बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से कहा कि आप फंडिंग भी करें, और इसके लिए इमरान कुछ दिनों के बाद लाहौर में वापस भी आ रहा है, क्योंकि लाहौर में तहरीक के लिए ताजिर कन्वेंशन होगा। पहले एक और अगर आपको याद हो कि उन्होंने डायरेक्ट मिलना शुरू कर दिया है अपनी ज़िले तंजीमों से, और नौजवानों को भी उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज करने की खबर आई थी कुछ ऐसी मेरे ख्याल में। वो कल भी थी, मगर आज की लेटेस्ट ये है कि ये फैसला किया गया कि लाहौर में ताजर कन्वेंशन होगा, उसमें इमरान अपना खिताब करेगा। नॉर्मली आपको पता है खान ज़रा जलसे जुलसों पे जोर दे रहा है, मगर आज वकला से लाहौर में खिताब किया है, फिर ताजरों से करना है। और उसका बुनियादी मकसद है कि जनाब आप चंदा इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च करना है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है जो खान के ज़हन में, वो है पंजाब की हुकूमत। मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत जा रही है, मगर एक डिस्कशन है, कुछ भी हो सकता है। तो खान को पता है कि इस वक्त जो प्लस है उसके पास वो है पंजाब, और 18वीं तरमीम के बाद आपके पास सूबा होना समझ लें सोने की चिड़िया आपके पास। और सोने की चिड़िया क्या है? पंजाब पुलिस जिसके पास है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। बात यह है कि मेरी अभी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, एक वकील है हमारे दोस्त अजहर सिद्दीक साहब से बात हुई है। बहुत से ग्रे एरियाज़ हैं। ये मसला पैदा हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, और जहाँ नवाज शरीफ साहब की सूबे में हुकूमत थी, उनकी वहाँ हुकूमत थी, तो इन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया था और सेंटर कोई चीज़ बिल्डोज नहीं कर सकता था, और आप भी नहीं कर सकता। अब तो तब तो मुझे याद है एयरपोर्ट पे एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मिलने भी नहीं गए थे, बेनज़ीर आई थी। मेरे पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में कि सीएम जाता है, नवाज रिफ्यूज, वो नहीं गए थे। अब ये है कि ये उसको बुला रहे हैं, इन्होंने रोका हुआ है। मैंने जो कानून की बात कर रहे हैं ना, जी कानूनी पोजीशन में ये है कि फेडरल सर्विस के किसी बंदे को रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली ये फेडरल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो भी इसका नाम है, इसका आप ला सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आप सेंटर में सेंटर जो है अपनी मर्जी का बंदा वहाँ पे जो है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मैंने अभी बात की है कि जो आप बंदे मांगते हैं सेंटर उस पर बैठ सकता है, सेंटर उस पर बैठ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस से जो काम करवाना है वो तो नीचे वाले ने करना है ना। अगर आईजी का ऑफिस नहीं है वहाँ पे, या कोई और डीआईजी बैठा है या कोई और बैठा है, ऐसा बड़ी अफसोसनाक बात है। पूरी चीज़ जो आपका हमारा रियासती मशीनरी जिसको बोलते हैं ना, वो सारी हिली हुई है। जो अपना आईजी पंजाब है वो अपनी पहली हुकूमत जो थी नून की हुकूमत, उन लोगों का अपॉइंटमेंट है। पॉइंट ये है कि असल में सूबा और वफाक आमने सामने, और अल्टीमेटली आप लिख लें मेरी बात, पंजाब ने अपनी डेफिनेशन करनी है, और परवेज़ लाइन ने जिस तरह आपने बताया स्टैंड लिया कि ये बंदा नहीं जाएगा। पहली बात, वफाक ने अपना डंडा सोटा चलाना। नतीजा क्या होना है? नतीजा होना है कि कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक जिस फैक्टर को इन फैक्टर ये नहीं कर रहे हैं, इस बात को बड़ा मामूली लिया जा रहा है। ये जो किसान आए हैं ये अपने तौर पे आए हैं, कोई पार्टी इनको लीड नहीं दे रही। अभी मैंने इमरान खान साहब का अभी तक मैंने बयान नहीं सुना कि उनका कोई MNA वहाँ पे गया हो, और बड़ी मोहब्बत से पेश आए हैं जो वज़ीर दाखिला है हमारे, कि ये किसान भाई हैं, इनको हम खाना भी देंगे। ये इट मीन्स कि दे आर बेसिकली टेरिफाइड ऑफ अ रियल मूवमेंट विच जो किसी वक्त बन सकती है। वो उधर जो किसानों की मूवमेंट है। मैं बात सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि इधर से एक मूवमेंट ये बन जाती है जो खुदरो है, जिसके पास अभी कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, ट्रेड यूनियन है, उनके अपने लीडर हैं, ऊपर से खान साहब आ जाते हैं, तो ये अगर इकट्ठा हो जाता है तो क्या होगा?
नहीं वो उसको डेफिनेटली हम बात करते हैं। मैं असल में पहले खान की पोजीशन पर डिस्कस करते हैं। खान जिसका नाम है ना, खान इस वक्त डू और डाई है, तख्त है। खान को पता है एक तो पूरे 10 से ज़्यादा FIR है खान पे, तोशा खाना का केस है, दहशतगर्दी का केस है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये निकालो बाद में, केस तो है ना अभी भी, आप इलेक्शन कमीशन का भी केस है, सारे रफड़ हैं। हाँ को पता है कि जो जाल बनाया गया ना, A से बचे तो B में फंस जाए, B से बचे तो C में फंस जाए, C से बचे तो D में फंस जाए। और इसके साथ जो मैंने आपको पंजाब को बार बार कह रहा हूँ, पंजाब इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर इमरान। इमरान को पता है कि अगर पंजाब के हुकूमत करके मैं जो लॉन्ग मार्च कर सकता हूँ, जो 25 मई का एक्सपीरियंस है वो इमरान के सामने है। इमरान ने ये फ़ैसला कर लिया कि उसकी इस रियासत ने, ताकतवर हलकों ने, हुकूमत ने, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इमरान का एक ही मसला है, वो उसको पता है कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर, इलेक्शन कराओ हुकूमत मेरे वाले करो, और ये निज़ाम उसको हुकूमत नहीं दे रहा, उसके लिए उसने कॉल दे दी है। और उसको पता है कि अगर मैं टाइम से इंतज़ार करता रहा तो कहीं ना कहीं ये मेरे पे हमलावर होंगे, मेरी पार्टी तोड़ेंगे, मुझे -1 करा देंगे, कोई बंदा मेरे अंदर ढूंढ लेंगे, मुझे नाहल करा देंगे। इससे पहले कि कुछ हो मैं पहले जंगो-जदल कर लूँ, ये सीधी सी बात है। देखिए, मैं तो आपको ये बताऊँ, कोई सेंडर वाइस नज़र नहीं आ रही, नीचे खौफनाक इकोनॉमिक क्राइसिस है। आपने यहाँ 14 माह अपने किसानों की मूवमेंट देख ली है, किसानों का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं। मैं इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ, और अर्चन के हमने आखिर में बात करनी है, मैशत के बारे में बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, कहते हैं एक तो आसमान से आफत उतरी, हमारी फसलें उड़ गई, दूसरा खाद की कीमतें, बिजली की कीमतें। उसमें बाद में जाएंगे। मेरा आपसे जो मेरा असल सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, जो मैंने बात की, आप एग्री करते हैं कि इमरान के लिए ये वाकई बड़ा सीरियस मैटर हो गया। वो 8 हफ्ते एक हफ्ता दे दिए, 8 दिन दे दिए। मैंने इमरान को इतना अग्रेसिव या डेस्परेट नहीं देखा। जो चकवाल की तकरीर आपके सामने है, मेरा इख्तिलाफ आपसे, बताएं। डेस्परेट तो वो हैं जो पर्चे करा रहे हैं, डेस्परेट तो वो हैं जो इलेक्शन नहीं करवा रहे, डेस्परेट तो वो कहते हैं कि कोई मीन मिले, हमें कोई चीज मिले, खान मादूम हो जाए, एकदम से गायब हो जाए। मतलब खान के तो कोई स्टेक्स नहीं है, जाओ पकड़ लो उसको। डेस्परेट कौन है? और अदर सुने ना, अभी उसने ऐलान नहीं किया तो खंदके खोदनी शुरू कर दी। वो मियां साहब कह रहे हैं फौरन मेरी बेटी को भेजें। क्यों भाई, प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं मेरे केस खत्म करो, मैं वापस, वो आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात हो, पहले कह रहे मेरी बेटी को निकालो यहाँ। नहीं, इसका क्या, इसका मतलब ये है कि जनाब सारी इक्वेशन को डिस्टर्ब कर दिया एक चीज ने, वो इमरान की जो पॉपुलैरिटी है अमंगस्ट द मासेस। चकवाल का जो जलसा हुआ है उसमें जो उसने थोड़ी सी और बातें कर दी हैं, उसकी हम तफसील में नहीं जाते। डेस्परेशन ये है कि तुम तुम्हारे पल्ले क्या है। आज 2 कीमतें आपने बढ़ाई हैं, आज के दिन में आपने 2 कीमतें बढ़ा दी हैं, मैशत आपके हाथ में नहीं है, रन अवे इन्फ्लेशन है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आम आदमी तंग है। आज किसान निकल आए हैं, कल वर्कर निकल सकते हैं। इस इमरान खान के दौर में भी निकले थे, आपको याद है ना, बहुत बुरा सलूक किया था फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में उनके साथ। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं यार हम इनको खाना भी देंगे, ये भी दे, भाई दें खाना, इनके लिए बिजली सस्ती करें, इनके इनपुट सस्ते करें, इनके रोटी खाने। तो डेस्परेशन वहां पे है जिनके स्टेक्स हैं। खान आखिरी सवाल, आखिरी फिक्रा, खान हैज नथिंग टू लूज राइट नाउ, मेरे एक सवाल, यू हैव अ लॉट टू लूज। मेरे एक सवाल में मेरा बायस नज़र आएगा आपको। 3.5 साल में मुझे कोई ऐसी मिसाली इमरान की कारकर्दगी नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान का तलीम बदली हो, पुलिस बदली हो, बिजली सस्ती की हो, IPP को ललकारा हो। मुझे बड़ी मीडियोक्रिटी नज़र आई है। वाई ही इज़ दैट पॉपुलर? ये 4-5 महीने में वो कौन सा सीक्रेट है कि ये वाकई आसमान की वजह है? पिछले 3 महीनों में जो जहाँ तालीम फ्री हुई है, अच्छा, पिछले 3 महीने जो महंगाई गायब हो गई है, पिछले 3 महीने जो आम आदमी को रोजगार मिल गया 100%, हाँ वो मिल गया है, अच्छा। उसकी वजह से हुआ है। इवन खान ने बहुत सी चीज़ों को अरेस्ट करके रखा हुआ था। खान का वो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये बुनियाद इस मैशत की 1977 में मार्शल लॉ के साए तले पहले नवाज शरीफ साहब ने, फिर बेनज़ीर ने रखी थी कि दीवार ऊपर से ठीक नहीं हो सकती। ये खान का डायलेमा है और ट्रेजेडी है। वरना मैं बुनियादी तौर पर आज जो मैशत की बर्बादी है, इसके बुनियादी जिम्मेदार उनको समझता हूँ जिन्होंने न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लिया और 23 प्रोग्राम किए इसके साथ। एक इमरान ने किया, 22 उन्होंने किए। इस मैशत को बर्बाद करने का ये उनका है। इसमें इसका 3.5 साल का मेरा वो सवाल कंट्रीब्यूशन, व्हाई इज दैट पॉपुलर? इतनी ये किसके पीछे कौन सी ऐसी सीक्रेट है? आपने एक सीक्रेट है सर, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जितनी बिट्रेल्स की हैं इस मुल्क की अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम रोटी कपड़ा मकान पे आई, रोटी कपड़ा मकान सब लोगों से छीन के तो 1% को दे दिया, वो बिट्रेल्स हुई आपकी। नवाज शरीफ वैसी सरमायादारों की पार्टी थी, वो तो बिलीव ही जो है वो इस पर करते थे, बुर्जुआ डेमोक्रेसी या जो लिबरल डेमोक्रेसी है। उन्होंने क्या जी ट्रिकल डाउन होगा, ये होगा वो होगा, जो ये हमारे अरस्तु मेरे ब्रदर जो आज रहा हुए हैं उनको उनका सारा वो विजन 225, तो मैं क्या डिजास्टर 220
इसका क्या करें। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी, जो मार्शल लॉ के दरमियान मैशत में हुआ, हालांकि ये एक्सेप्शन थी, परवेज़ मुशर्रफ का दौर अगर देखें और उसके ग्रोथ, हालांकि वो बड़ा लीथल था, उसके नुकसान आज हो रहे हैं। जिस मैशत को जिस अंदाज में जाली तरीके से, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, कि भाई मलिक साहब आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, ए लो कर्जा तो ले आओ, तो उससे जाली बूम पैदा हुई। उस जाली बूम के भी नतीजे आज 2 नंबर निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने अवाम को क्या दिया? कुछ नहीं। ठीक है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो रायतें दी थी वो भी पीपल्स पार्टी ने वापस ले ली। तो स्टूडेंट को उन्होंने किया, उसने तालीम को फ्री किया था, उसने सेहत को फ्री किया था। तुझे क्या कीता है? आपने सारे पाकिस्तान के असासे बेच दिए, जेडे 2-4 रह गए ने। समझ गया आपकी बात से होगी कि जी इकोनॉमिक फैक्टर है। मेरा सवाल है कि अगर जो लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, खबर भी है कि हाँ 5-6 दिन में कोई अनाउंसमेंट करने जा रहा है, अगर ये ऐलान होता है कि मैं जनाब कॉल देने लगा हूँ, इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहाँ पे रू अड्डा है, हमने वापस नहीं आना, धरना देना है, हुकूमत गिरानी है, क्या इफेक्ट देख रहे हो, क्या होगा इसका पाकिस्तान? पहली बात तो आप ये सोचिए, अभी तो इमरान चला भी नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को महसूर करना नहीं, वो तो किसानों के लिए किया ना, अभी ना रोला। किसानों में किड़े करोड़ बंदा चला गया किसानों का यार। चे आप बंदे भी क्या, मैं ये कहता हूँ कि उनको इस तरह तो ना सारे इमरान देखे ना, मैं ये बताऊँ कि किसानों के लिए क्या, किसान तो ऑलरेडी अंदर है। भाई आपका फेडरल मिनिस्टर कह रहा है कि भाई आपने हमने मैं उनकी बात मानता हूं, उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला, वो बड़े अपराइट आदमी हैं। मगर सवाल ये है कि किसान अंदर हैं और खंद के बाहर खोद रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं ना, किसान तो वहां पहुंच चुके हैं और इन्होंने कहा जी हम आपको खाना भी देंगे, ये भी देंगे। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का पार्क है ना, जो डेजिग्नेटेड है, उन्होंने बड़ी गेम खेली आपके वजीर दाखिला ने। उसने आराम से कहा जनाब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पार्क में आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, आराम से आए, खाना शाना खाएं। बेसिकली उसने रोटी खाओ तो कर यू टर्न दे दिया। अब मेरा फिर वही सवाल है, अगर इमरान जाएगा वो तो नहीं सिर्फ पार्क में जाएगा ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बात यह है कि इमरान खान अगर 3 जो टॉल प्लाजाज हैं उनको ब्लॉक भी कर देता है तो क्या न्यूज़ नहीं होगी? भाई देखे ना, हाँ अपना आज़ाद कश्मीर हुकूमत किसकी, खां की, पंजाब में हुकूमत किसकी, खां की, KPK में हुकूमत किसकी, 3 जगहों, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों की सरहदें इस्लामाबाद के साथ मिलती हैं। वो तो वहाँ से 50 बंदे भी इकट्ठे करे तो 5 लाख बंदा इकट्ठा कर लेगा, तो किस तरह चलेगा पाकिस्तान? अगर वहाँ रुक जाती है। लेकिन एक ज़िंदगी की तरसील होती है, एक लाइफ का फ्लो होता है, उस फ्लो को जो है ये कहते हैं राना साहब कहते हैं मार देंगे, कत्ल कर देंगे। कल की खबर थी, शहबाज नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि बिल्कुल इनको कुचल के रख दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब ये जो जमहूरी अंदाज। नहीं, मेरा सवाल है क्या रियासत चलेगी जिसके दारुल हुकूमत को अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी जो 4 जगह हुकूमतकारी कहती है मैं मसूर कर दूंगी, मैं तुम्हें जीना आराम कर दूंगी, किस किस्म की सियासत की तरफ हम चलेंगे? यार तो फिर आप बैठे ना टेबल पे, आप टेबल पे क्यों नहीं बैठते? तो आप भी नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं आप चोर हैं, आप करप्ट हैं, मैं चोर कहता हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने चोर कहा है ना उनको। यार मैंने तो नहीं कहा, कॉन्विक्ट किया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो है ना पाकिस्तान यार, प्राइम मिनिस्टर है। और क्या वो आप एक और केस तैयार कर रहे हैं कि जी जो आप ये अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं ये आप किन से आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑफिशियल सीक्रेट है। और देन द फैक्ट रिमेन्स दैट योर एल्डर ब्रदर हूसोएवर ही इज अ कॉन्विक्ट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो वेदर यू कैन लीगली यू राइट, मैं ये तो आप कर सकते हैं। तो बात ये है कि यहाँ डेस्पिरेशन इधर है, डेस्पिरेशन पहली डेस्पिरेशन ठीक होगी, केसेस विदड्रा हो गए, सारे बरी होने शुरू हो गए। अच्छा, हालांकि ये भी वक्ती है ना, थोड़ा सा ज़रा डिस्कशन के अंदर ही रहते हैं। उनका ख्याल है कि मौजूदा हालात में एक तो सैलाब है, दूसरा जो इंटरनेशनल गेमें चल रही हैं शायद पाकिस्तान की इकॉनमी पे मज़ीद नेगेटिव इफेक्ट आए। तो ये लग रहा है डिले हो रहा है इलेक्शन, मगर खां को तो बड़ी जल्दी है, कहता कि नहीं अभी 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 इसी वक्त इलेक्शन अनाउंस करो। देखो तो उसने प्रेशर रखा हुआ है, उसकी पीक चल रही है, उसकी पॉलिटिकल अपनी पॉपुलैरिटी के अपेक्स पे है। वाई शुड ही डिले इट? ही वांट्स टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ व्हाट जो है, इसे क्यों ना करे? इतने किहड़े असूलों की सियासत होती नहीं है, बड़ा असूलों पे चलते रहे यहाँ पे, या मुल्क की वतन की मोहब्बत में यहाँ पॉलिसियाँ बनाती रही हैं सारी जो हुकूमतें आई हैं। तो बात यह है कि इसमें डेंजरस चीज़ जिसको आप लोग महसूस नहीं कर रहे, ये 3 सितंबर को जो रिपोर्ट गालबन वर्ल्ड बैंक ने भेजी थी और पूरे मुल्क में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मूवमेंट बनेगी खुद रहो, जो आपकी बिजली की कीमतें बनाएगी, जो आपकी जो ज़िंदगी की मेयार ज़िंदगी गिरने के बताएंगी, ये जो बर्बादी है माशी, उस पर बन जाएगी। ठीक हो गया। जो मेरा मैं थोड़ी सी खबर की बुनियाद पे बात, जो नून के अंदर के हल्के हैं उनका कहना है कि जनाब हमारा सीधा डिफेंस है। जो ही अनाउंसमेंट हुई कि मैं इस्लामाबाद आने लगूँ तो हम गवर्नर हमारा यहाँ से हमको जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब में, कोई ना कोई उनके पास सीक्रेट है, हो या ना, मैं ये बात नहीं कर रहा।
मैं जो बार बार एक सवाल कर रहा हूँ कि यार दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक इस्लामाबाद में बैठी है, एक 4 सूबे में बैठी है। मेरी बात तो सुनो ना यार, ये आम आदमी किधर जाएगा, ये किस कॉन्फ्लिक्ट पे जा रहे हैं, ये आप किस लड़ाई में जा रहे हैं? कितने दिन होते हैं जब आपको, कितने दिन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है? वो तो मेरा ख्याल गवर्नर कहेगा तो गवर्नर कहेगा तो कितने दिन होते हैं? वो मेरा ख्याल सर्टेन डेज है, उसमें आपको करना पड़ेगा। तो उधर बीच कब आ देगा खान साहब? देखो ना, उन पर 7 दिन 9 दिन जितने भी, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने हैं कम अज कम। उतने दिन में आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। इस दौरान गवर्नर के पास ये पावर है, वो टाइम भी दे सकता है, 1 डे 2 डे 3 डे, कोई इस तरह से भी सिस्टम है। मैं प्योर लीगल बात करें मेरे साथ, लीगल ऐसे इस तरह को 1 डे नहीं होता कि गवर्नर साहब यहाँ पे, गवर्नर जो है वो पार्लियामान नहीं कि जो कानून बनाता है, बल्कि देयर आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर लेड आउट थिंग्स कि जनाब आपको सदर साहब कहते हैं सेंटर में करें, इतने दिनों में आपने जो है, उन्होंने कह सकते हैं कि आधे घंटे जनाब मैंने जरा करके भेजो। नहीं, इस तरह नहीं है। वो जो टाइम होगा उसने कर दिया, ऐलान तो कर दिया। काजी कॉन्फ्लिक्ट लाजमी है ये। चलो मान लिए कोई कानून की इतनी अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग शायद कमजोर हो सकती है, मगर मुझे लग रहा है कि फेडरल और पंजाब आमने सामने आ गए। आप जब अवाम की जो इस वक्त पॉपुलर विल है उसको ऊपर आप डंडे से और आईजी की तब्दीलियों से रोकना चाहते हैं, तो मुझे ख्याल है कि इट मींस यू हैव टेकन लीव ऑफ योर सेंसेस। नहीं मुझे बताएं ना। नहीं, एक मैं सेंस देता हूँ। चलो ठीक है, जनाब ने अच्छी सेंस की बात की है। एक सेंस है कि मुल्क या 1/3 मुल्क है, बलोचिस्तान सिंध है, वहाँ पे सैलाब है, लोग मतलब बीमारियों का शिकार है, यहाँ पे हम पावर खेल रहे हैं कि पंजाब फेडरल, ये भी सेंस है। क्या हम थोड़ा टाइम डिले नहीं कर सकते? पाकिस्तान को सैलाब से नहीं बचा सकते? क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं हम ला सकते कि यार ठहरो, पहले ये जो सैलाब में 1/3 पाकिस्तान फंसा है, इसके लिए भी कुछ कर ले? आप ना मुझे दिल पे हाथ रख के एक बात बताएं, ये जो अब डिस्पेंसेशन आई है अप्रैल में, इसका मसला सैलाब है, इसका मसला महंगाई है? और यार सुन तो सही ना, ये महंगाई है। इनका मसला था कि केसेस खत्म करो, पहले तो काइन में एक ऐसी पार्लियामेंट जिसका मैं क्या एतबार करूं, क्या नाम है भला सा आपके अपोजिशन लीडर जो हैं माशाल्लाह, राजा रियाज साहब, देखना बड़े फेवरेट है मेरे। इस असेंबली से कल ये जो वापस हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि जनाब पहले ये जान छड़ाएं, फिर अब जो है वो कि नवाज इसको कैसे खत्म करना है। ये तो हमारा पंजाब लेके निकल गया। प्रियोरिटी मियां शहबाज शरीफ साहब की सैलाब है। सैलाब और प्रियोरिटी होता तो 2010 की जो रिपोर्ट्स आई थी उसके तहत हमारे ऊपर पैसे खर्च हुए होते। हमने तो मेट्रो बना दी है 350 अरब की, 350 अरब। यार सारा स्वाद साफ हो गया। खां इज द रूलर देयर। साउथ पंजाब में देखो जो भी हुआ है, इसकी क्या प्रायोरिटी? किसकी? ये भी वही पीटीए की क्या प्रायोरिटी है? मैं कह रहा हूँ साउथ पंजाब में मुझे एक दफ़ा मेरे परवेज़ लाई साहब ने गए, शायद एक दफ़ा हेलीकॉप्टर पर गिजा के आ गए। पूरा सवात जो रिवर है उसने को तकरीबन 40 किलोमीटर तबाह कर दिया। पहले आपने सवाल पर रहना कि फेडरल गवर्नमेंट तो सबसे ऊपर है ना। चलो मान लिया उसकी क्या है? उनकी प्रायोरिटी है मेरी बेटी के केस खत्म हो, अगली दफा वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर जुनैद सफ्तर साहब प्राइम मिनिस्टर बने। भैया की कर दे पे हो? आई एग्री विद यू, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वेयर इज पंजाब, वेयर इज केपी के प्रायोरिटी? क्या किया आपने? पंजाब वही है जहाँ पे इस्लामाबाद है। अच्छा, यहाँ पे बोल्शविक गवर्नमेंट है। ये यहाँ पे इनकलाब हुआ है अपना केपीके में। कराची में जो क्या हुआ है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, उसके तहत आप चल रहे हैं। वहाँ यहाँ जन्नत बन जाए, असि उसे लुटमार करांगे। जन्नत आपने तो क्लियर किया। आप तो कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ, लियाकत अच्छी क्या है, पासन बदलने आए, नया पासन 10 दफा नवाज शरीफ साहब ने कहा है वो ईमानदार हैं, तो मने सी नहीं, मैं नहीं। तो फिर डोंट गो ऑन व्हाट। तो इसका मतलब इमरान को भी जनाब नहीं मानते? नहीं, मैंने नहीं पता इमरान की है, यकीन है। इमरान आपके गले इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने मुसलसल अवाम के खिलाफ जो ऐलान जंग कर रखा था, एक माशी दहशतगर्दी जो करते थे, जिसमें कल आपने स्टोरी की है। एक बिजली के जो माल बनाया है आपने, इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, 2600 रुपए, ठीक है ना, उसका दिवालिया निकाल दिया। तो आप मुझसे पूछते हैं कि लोग इमरान के पीछे क्यों चले गए? जिन्होंने 94 के मुआहदे किए, पीपल्स पार्टी ने किए, ये आप बड़ा जोर से कहते हैं, आगे नहीं कहते जो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, जो हमें दिखाते नहीं है। ये जो आपने मुआहदे किए, ये मुआहदे हैं जो इमरान खान का भूत बन के आपको डरा रहा है। कि आपने बिजली महंगी की, आपने किसान का बेड़ा गर्क किया। चले दूसरे अगली स्टोरी पे चलते हैं। वो जनाब नैब का क्या कहानी है? वो आपने ऐसे की छुट्टी हो गई, ये फिर क्या होता है? पहले जनाब केसेस आते हैं, हम ही उसमें शामिल है, ब्रेकिंग न्यूज होती है, एक ब्रेक लेनी है। नैब खत्म कर दिया आपने। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, जिस तरह एतजाज हसन साहब ने कहा था कि क्राइम ओनली डाइज व्हेन क्रिमिनल डाइज। तो ये किसी वक्त भी रिवाइव हो सकते हैं, दोबारा बदल सकती है दुनिया। हम अप्रैल से पहले सोच सकते थे यहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे होंगे। अब हमें हमारे पास क्या गारंटी है कि यहाँ अक्टूबर नवंबर में कौन बैठा होगा? तो मेरे ख्याल में अभी
कहानी जारी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ और खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। एहसन इकबाल साहब की रिहाई तो खासी मुतवक्को थी। अब बड़े कॉम्पिटेंट जो हैं, क्या नाम है उनका, जो अब नैब के चेयरमैन लगाए हैं, सुल्तान साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, सुल्तान साहब जो है वो बड़ा माशाल्लाह वो सारे ही होते हैं। जब सर्विंग हो पाकिस्तान में हर अफसर बड़ा बेहतरीन होता है, वो तो रिटायरमेंट के बाद पता चलता है। बड़ी अच्छी रेपुटेशन रही है। नहीं, किसी हमारी रेपुटेशन रिटायरमेंट के बाद पता चलता है। सर्विंग हम ताकतवर मतलब नहीं वो करते हैं। तो अब वैसे भी कानून बन गया है और ये भी लिए ही इन्होंने। दो बातें तो खुद मानी ना उन्होंने। काजी साहब आज जो जज साहब ने कर दी ना चीफ जस्टिस ने नैब के साथ, मैंने कभी नहीं सुना। तो करवाई उन्होंने। वो हालत जरा गौर करे, वो फरमा रहे हैं, कहते तुम लगता है जैसे तुम अखबार की खबरों से केस में। हाँ, वही मतलब इस सतह पे वो गए हैं कि कह रहे हैं जनाब मुझे ये बताओ, 15 दफ़ा मैंने पूछा है, ये जज साहब फरमा रहे हैं कि 15 दफ़ा पूछा करप्शन क्या है, मुझे वो बताओ। अच्छा, वो कह रहे हैं करप्शन ये है कि वो तुम कह रहे हो कि बॉर्डर के पास वो कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दी, इसका क्या ताल्लुक है? करप्शन वो नहीं है जो उन्होंने की थी, इतनी बड़ी करप्शन अगर वो थी मुबैना तौर पर, जो क्या नाम है एहसन इकबाल साहब ने की थी। करप्शन वो होती है जब केस इधर ढिला कर दो, एविडेंस रोक लो, मतलब ऐसा केस बनाओ। मैं एक केस जानता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, नैब बिल्कुल मेरा ज़ेर मौजू नहीं है। और मैंने एक बड़े देखा कोई जज साहब, मतलब कहीं कोई काम था, उन्होंने कहा जी फिक्र ना करो, सजा तो तुम दे देंगे लेकिन अगली पेशी तो तुम बरी हो जाओगे अगली अदालत। तो मेरा मतलब है, ये मैंने खुद सुना है ये बात, यानी ये मेरे नहीं तो आज इसमें इसका तल्लुक इस बात से मैं समझ गया। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, बल्कि मुझे याद है जज साहब ने ये भी कहा कि यार वो तुमने वो एक आहत चीमा साहब का जिक्र किया, 3 साल उसको जेल में रखा, सबूत तो एक कंसिस्टेंट। कल भी मैंने आपसे यही चीज़ जिक्र कर रहा था कि हमारा जो, हाँ यहाँ तक भी कहा जज साहब ने कि तुम्हें तो तफ्तीश करनी नहीं आती। जो मेरा सवाल है, जो हम हज़ारों लाखों अरबों रुपए लगाते हैं अपनी इस रियासी मशीनरी पर, इनकी तरबियत करते हैं, इनको गाड़ियाँ देते हैं, एयर कंडीशन देते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनको तनख्वाहें देते हैं, तो इनको तफ्तीश ही नहीं आती। मुझे सारा नैब देख लें, कहीं से शुरू कर लें आप, अल्टीमेटली वही सवाल होता है जी कि सबूत ही कोई नहीं। यार बात ये कल इवन के मरियम के केस में भी कोई मिलती जुलती यही चीज़ हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली हमारी जो हुक्मरान अशराफी है वो कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट ही नहीं करना चाहती कि बड़ा तकड़ा जो 7 स्टार मुलज़म है उसको कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। हुई आज तक सवाए जुल्फ़ार भुट्टो को हुई थी, उनको हुई थी, इनको कौन सी सज़ा हुई है? अंदर जो है वो एसी लगे हैं, बैठे हैं, मेन्यू जा रहे हैं, और जिस तरह दिल की तब बाहर टुर के। अब मरियम भी चली जाएंगी। नहीं मैं तो कॉन्विक्ट ना, वो जो चली जाएंगी। देखिए जी, तो ये आप मेरे लिए सजाएं, जेलें मिलते हैं, मगर इसकी इंटरप्रिटेशन तो करना हमारा हक है ना। वो तो सीधा बात है कि जब आपका कोई सबूत ही नहीं, आप केस को सही तरह किसी ढंग से तफ्तीश नहीं कर सके, कुछ निकाल नहीं सके, तो ये तो साबित हो गया सियासी इंजीनियरिंग है। ये अब आपकी अदालतों में ये रिक्वेस्ट, हाँ, मैं आपकी सियासी इंजीनियरिंग को मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करता। वहाँ मेरे मुल्क का हर अस्पताल जो मौत बांटता है, मेरे मुल्क का हर स्कूल जो जालत बांटता है, मेरी हर टूटी हुई सड़क बोल बोल के कह रही है कि ये वारदात थी, वारदातिये थे, इन्होंने खाया है। कौन बंदा मानेगा कि इस रियासत का बेड़ा गर्क करके अंदर से खोखला कर दिया? तो कोई सबूत ही नहीं है भाई, साढ़े को कोई सबूत नहीं है, सबूत हो ही नहीं सकता तुम्हारे खिलाफ। कौन सबूत ले आएगा? नहीं तो फिर इदारे हमने किस लिए इदारे इसलिए बनाए थे कि हम प्रोटेक्शन करें। वो ठीक कहता था स्टेट एंड रेवोल्यूशन में, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं, वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, दे प्रोटेक्ट देम। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कौन मानेगा कि जो मुल्क $8-9 बिलियन टोटल रह गया है, दुनिया का ज़रखेज़ तरीन मुल्क है, प्लेन्स ऑफ पंजाब यहाँ है, यहाँ पर 60,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बन सकती है, सूरज से बिजली बन के सारी दुनिया को हम दे सकते हैं, और यहाँ हम एक ज़िल्लत भरी और गलीज़ ज़िंदगी बसर करने पे 80% लोग मजबूर हैं। तो करप्शन हो ही कोई नहीं, तो मैं और तुसी की थी, हुक्मरान ने नहीं की थी। ठीक है, मान लिया आपका कोई ताकत नहीं, और ठीक है, आपने फिर इदारे किस लिए रखे? मैं रखे ने, इसलिए बनाया उन्होंने रखे हैं भाई साबित। मैं बार बार एक ही यार मुझे बताएं कि जब आपकी असेंबली लोगों के खिलाफ केस खत्म करने की कानून साजी कर रही हो, अच्छा, तो फिर मैं इदारे बनाए ने। नहीं तो नैब का इसके ताल्लुक है? मैं वो तो जनरल मुशर्रफ की, यार जनरल मुशर्रफ की थी ना, यहाँ करप्शन खत्म करें। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी मुस्लिम लीग नून को, इसको खत्म कर दो ना, कैसे नहीं करनी, पता है ना आपको। अब उसके बाद आज हमारी असेंबली ने सबसे अजीम काम क्या किया, ये जो 50-60 रेफरेंस वापस हो गए, सारे नहाए धोए बाहर निकल आए हैं। करप्शन तो इस मुल्क में हुई कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ना कहें कि आप अदालत में साबित नहीं कर सके तो करप्शन हुई नहीं है। और सर की कर दे। और सबसे बड़ी करप्शन पॉलिटिकल होती है। कैसे? जब आपने पॉलिसियां बनाई,
कैसा भी इस तरह तो ना लगे। अब आपकी हाई कोर्ट है वो बरी कर रही है, कह रही कोई करप्शन, वो हाई कोर्ट के सामने यू साउंड समथिंग, आप एविडेंस रखेंगे तो वो करेगी ना। तो फिर जब आप एविडेंस पे दखल कर रहे हैं, किधर जाएं? अगर अदालत कह रही है आप बरी हैं तो बरी हैं। आपकी इस रूलिंग इशराफिया ने हर इदारे को कंप्रोमाइज किया हुआ है। अरशद मलक आपके घर मुलजिम के चला जाता है, सऊदी अरब में इतनी पाकीज़ा जगह पे बैठ के जो है वो डीलिंग कर रहा, उसकी तस्वीरें छप जाती हैं। तो मलिक साहब आपको समझ नहीं आती, आप रोटी को चोची तो नहीं कहते, आप बड़े माशाल्लाह ज़हीन हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें समझ नहीं लगती गल। नहीं मुझे मैं तो अपने इदारों पे बड़ा फख्र है, मुझे मैंने भी फख्र है, हमें भी बड़ा फख्र है। मगर बात यह है कि यहाँ पे हैवीली रिग्ड सिस्टम है in favor of 1%, and it is the system is ranged against the 99% people। जहाँ करीब एक बंदा साइकिल चुक लेंदा, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि एक साइकिल उठाने वाले के ख़िलाफ़ जो तरीक़ा तफ्तीश है वो ना करें, इनको सिर्फ वहाँ बिठा दें जहाँ पे उसको बिठाया होता है अपने मुश्तबे को, तो कवालियाँ करके आपको बताएंगे माल किधर गया, मगर अंदर क्या, अंदर तो विक्ट्री निशान बन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सिलसिला बड़ा तकलीफ है। और ये दिस इज व्हाट दैट एक्सप्लेन्स इमरान पॉपुलैरिटी। नहीं ये भी वो तो इमरान की पॉपुलैरिटी का अलग मसला है। मेरा सवाल है कि हम 10-10 5-5 साल लगे रहे, नैब वो चोर, अब देखिए सारे रेफरेंसेस। अच्छा सारे मुझे छोड़े खबर दें, ये सारे दायरों में घूम रहे हैं, सारे बरी हो रहे हैं, सुना आपके पास खबर है? हाँ तो वो सारे वो नहीं होना हो ही गए, वही बाकी रह गया 50 तो एक तो बड़ा कॉम्पिटेंट है हमारे, वो आ गए अपना डीजी, अपना क्या नाम है, वो जो आफ्ताब सुल्तान साहब आ गए हैं, तो वो उनका वैसे ही बड़ा एक अपराइट सिलसिला है। तो मेरे ख्याल में सारे फिर बरी है, बस मेरा कोई 80-2 ही रह गए, बाकी तो सारे बरी हो गए। जो उन्होंने फड़ो जिन्हें कुछ नहीं किया, ये जो नंबर रूम फरमाया करते थे, तो अब वो फड़े जाने जिन्हें कुछ नहीं किया। अच्छा बार आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। एहसन इकबाल साहब तो हो गए बरी, मगर अभी हमारा सेगमेंट आना है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मगर सवाल ये है कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खान साहब ने सैटरडे की टेंटेटिव डेट दी है या उन्होंने? देखिए खान साहब, मैंने आपको बताया खान इज कमिंग बैक। आज तो वकला से बात की है ना, फिर अगला जो स्ट्रेटजी इनकी बन रही है, एक तो उन्होंने कहा 23 से 30 तक अपने MNS को जो मैसेज दिया कि हम महंगाई का इशू बनाए। ये खान थोड़ा सा इस बात मुझे को बेहतर ऑर्गेनाइज लग रहा है। दूसरा उसने कहा ताजरों को हिट करो, और उसके लिए सर वो खान साहब तो को पता है उनकी स्ट्रेंथ। अच्छा यार, मैंने जाने से पहले एक बात करनी है। खान साहब ने बहुत बड़ी इन रोड वकला में भी बना ली है। पिछला जो उनका वो कन्वेंशन या जो गैदरिंग हुई थी वो अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में हुई थी। आज बेशुमार वकील हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून की सोल कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती थी। वो ठीक है, पॉलिटिकली आप जो मर्जी कर लो, मुझे बताओ कोई तबका सेटिस्फाई है पाकिस्तान में? कोई नौजवान ले लो, ख़वातीन ले लो, घरेलू ख़वातीन ले लो, वर्किंग लोग ले लो, सैलरी आपका मसला बन गया, महंगाई आपका मसला बन गया, वकील का मसला बन गया। देखिए इकॉनमी बड़ी सेंसिटिव होती है, जहाँ पे एक जगह एक पैसा रुकेगा ना, वो फैक्ट हर जगह जाता है। मुझे हर तबका। तो फिर आप मुझे बता दें, मैंने ब्रेक पे जाना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेरा लिए अब सारा निज़ाम है, ये निज़ाम अवाम, तो ये निज़ाम पे पिछले 50-70 साल से कौन काबिज है? जो काबिज है उन्हीं का निज़ाम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम डॉलर तो मतलब है उसकी उड़ान ख़त्म नहीं हो रही, इस पर बात करते हैं। और मैशत क्या ये रॉट अरेस्ट होगी या नहीं, या ये इस तरह गलता सड़ता रहेगा निज़ाम? अल्लाह करे अरेस्ट हो। बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ होंगे, मारूफ मैशतदान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आप मैशत पे बात करेंगे और हमारे साथ मारूफ मैशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ज़ुबैर साहब। सबसे पहले तो ये कि ये 178 को हम रोते थे 245 पे, एंड डेली जो है वापस गया, फिर आ रहा है। कोई है टाइम फ्रेम आपके जहन में, या कोई ऐसी फिगर जहाँ पर जाके ये रुक जाए? नंबर 1। और नंबर 2, क्या इस सारी जो डिस्पेंसेशन आई है, कोई इसकी लगता है आपको इस हुकूमत की कोई प्रियोरिटी में मैशत भी शामिल है, या अल्लाह के हवाले करके बैठे हैं हम सब? जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ये शुक्रिया बुलाने का। ये डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है, पहले तो आप ये हम सबको समझ लेना चाहिए है कि इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी इसके रेट के बारे में क्या है। जो हमने तय पाया है IMF के साथ भी, और जो स्टेट बैंक ने अपनी वजाहत भी की है, वो ये है कि इसकी जो कीमत होगी वो मार्केट मंडी के में जो इसकी डिमांड और सप्लाई है उसके मुताबिक होगी। जैसा कि टमाटर और प्याज की कीमत हर रोज़ ऊपर नीचे होती है, इसी तरह डॉलर की भी होगी। अब अगर कोई चीज़ की किल्लत हो जाए तो उसकी कीमत चढ़नी लगती है। अब डॉलर की तो किल्लत है,
वो जो डॉलर की किल्लत है वो हमारी मईशत की जो बुनियादी कमज़ोरी है उसकी अक्कासी करती है। पाकिस्तान के या किसी मुल्क के भी जो बैरूनी जो अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जिसको हम एक्सटर्नल अकाउंट्स कहते हैं, जब उसमें खसारा हो, हम अक्सर करंट अकाउंट डेफिसिट का नाम सुनते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो एक हिसाब होता है कि पाकिस्तान की जितनी भी आमदन है डॉलर की वो एक तरफ और जितने अखराजात हैं वो दूसरी तरफ। उनका जो फ़र्क होता है अगर वो खसारे में हो तो पाकिस्तान के पास यानी कि डॉलर की कमी है। अब वो कहाँ से पूरी हो सकती है? दो जगहों से, कि पाकिस्तान मुतवातिर बाहर मुल्कों से कर्ज़े लेता रहे डॉलर में, या उसके पास अपने इतने ज़ख़ीरे हों कि वो उन ज़ख़ीरों का इस्तेमाल करे, मार्केट में जो कमी रोज़ाना के तौर पर आती है उसमें डाले। अब ये हम करते रहे हैं कई सालों से कि डॉलर हम मार्केट में डालते रहे और डॉलर उसको तकरीबन स्टेबलाइज करते रहे। 175 जितना भी था उस वक्त भी कमी थी, वो पिछली हुकूमत का वक्त था या उससे पिछली हुकूमत का वक्त था, ये मुतवातिर कमज़ोरी चलती आ रही है। लेकिन चूँकि स्टेट बैंक की रिज़र्व जिसे कहते हैं वो थे, वो उसमें थोड़े थोड़े डालते रहे और रोज़ाना के उस पर मार्केट में वो उसको स्टेबलाइज करते रहे, उसको एक किस्म का ठिकाना देते रहे। अब जब हालत इतनी कमज़ोर हो गया, आखिर वो जो ज़ख़ीरे थे, वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे, और वो भी हमने कर्ज़ों पर लिए हुए थे, कोई पाकिस्तान ने कमाए नहीं थे, वो जब ख़त्म होने लगे हैं और हम बिल्कुल दिवाला निकलने लगा है, तो अब स्टेट बैंक के पास $1 भी शायद नहीं है फालतू कि वो मार्केट में डालकर डॉलर की रेट को स्टेबलाइज करे। तो ये इसी वजह से रोज़ाना जब डिमांड ज़्यादा होती है डॉलर के लिए और उसकी सप्लाई कम होती है, तो वो डॉलर का रेट, डॉलर की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉलर सप्लाई कहाँ से आ रहा है? रेमिटेंसेस हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, कोई और अगर हमारी अर्निंग्स हो वो होती हैं। अभी तक करते तो हमें बहुत थोड़े ही मिले हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरियात हैं मईशत के, वो तो बेतहाशा है। हुकूमत ने एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की है जिसके ज़रिए मईशत की जो अहम ज़रूरियात है उनको बंद कर दिया है। अभी आप देखिए LCs नहीं खुल रही, सुना है कि 600-700 कंटेनर इसी तरह पोर्ट में पड़े हुए हैं, इसलिए कि उनकी LCs, उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट है वो नहीं इजाज़त दी स्टेट बैंक ने। तो एक तरफ हमारे आमदन के ज़रिए नहीं है और हमने फिर अपनी मईशत को बंद कर दिया है, और फिर हम कहते हैं कि हमने जनाब फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को के ऊपर दबाव डाला है कि आप एक्सचेंज रेट का स्पेकुलेट मत करें। कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहा। स्पेकुलेशन अगर है भी तो $2-4 की होगी। यहाँ पर ये जो डॉलर की उड़ान है, ये इनकी हुकूमत की पॉलिसियों की जो नाकामयाबी है, IMF प्रोग्राम की नाकामयाबी है, ये उसकी अक्कासी करते हैं। IMF कहता है कि आपके पास चूँकि ज़खायर नहीं है फॉरेन एक्सचेंज के, और बाहर बात तो सच कर रहे हैं, तो आपने डॉलर को इस्तेमाल नहीं करना मंडी में कि उसकी कीमत को आप थाम लें। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इसका जो डॉलर की उड़ान है इसमें फ़िलहाल कमी नहीं आएगी, ये चलती रहेगी। और ये कहना कि किस रेट पर जाकर रुकेगी, ये इसका इल्म इकनॉमिक्स में तो नहीं है, ये तो स्पेकुलेशन है। कोई कह दे या कोई अपना जो बात बैठे हुए हैं, इसाक डार साहब कहते हैं 170, 180, कोई और कहते हैं 205, ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो ये रोज़ाना की, हाँ डॉक्टर साहब आपने ये जो कंटेनर की बात की है, एक दो मेरे ज़हन में बिजनेसमैन आए, उनका कहना है कि जो आपने LC नहीं खोली तो वो तो डॉलर में पनिश कर रहे हैं, जुर्माना लग रहा है। आप डॉलर बचाने की बजाय आप डॉलर मजीद उनको दे रहे हैं। ये जो 600-700 कंटेनर है, मेरा ख्याल है, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो हमें तो हज़ारों लाखों डॉलर सिर्फ आप सज़ा में देने पड़ेंगे, क्योंकि वो शिप आ गए हैं, आप उनसे सामान नहीं ले रहे, तो हम तो दो तरफ से जूते खा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाई। जो बिजनेस देखे ना, जो बिजनेस वाले बात करते हैं वो सही और असली बात है। ये कुछ लोग कहते हैं कि आप ग्लूम एंड डूम हर वक्त मायूसी की बातें करनी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हकीकत है वो बयान करनी पड़ेगी। पाकिस्तान देखिए, वहाँ पर आप दो तरफ से, मैं कहता हूँ 3 तरफों से नुकसान है।
एक तो ये कि जब हमने कंटेनर्स को रोक लिया, उनके डेमरेजेस चार्जेस, उनकी जो डिले चार्जेस, ये सब डॉलर में अदा करने पड़ेंगे। तो वो वाजिबात हमारे और बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ कर्जे नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ ये कि ये कंटेनर अगर रिलीज होते तो इसमें कई चीज़ों में खाम माल है जो हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ने बाकी ने इस्तेमाल करना था, उससे रोज़गार भी होती है और सब चीज़ें, लेकिन साथ ही साथ डॉलर या हम कमाते या बाकी इंपोर्ट्स को रोकने के लिए तरीका था। डॉक्टर साहब कोई शॉर्ट टाइम ये भी रोक दिया, मईशत भी बंद। डॉक्टर साहब कोई शॉर्ट टाइम सोल्यूशन आए नो कि लॉन्ग रन तो बड़ी इंपोर्ट्स की लंबी बहस हो जाएगी, कोई शॉर्ट टर्म इमीडिएट क्या कर सकते हैं? ये हुकूमत और ये इकोनॉमिक टीम को देखें, सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि जिनको इन चीज़ की समझ नहीं है और जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले नहीं कर सकते, उनको आप बरतरफ करें और इनकी जगह और सियासतदानों को भी मत बिठाएं। देखिए ये टेक्निकल मसले हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी इतने जो हमारे शॉर्टेजेस हैं डॉलर के, उसमें आप देखें ये जो सरकारी जो डेलीगेशंस बाहर जा रही हैं और इतने महंगे होटलों में ठहर रही हैं, इनके पैसे आपके ख्याल में कौन भरता है? ये अपने लंदन या किसी और बाहर मुल्क के गैर जो गैर कानूनी अकाउंट्स हैं, ये वहाँ से तो नहीं भर रहे, ये तो पाकिस्तान के डॉलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वहाँ पर भी वो हो रहा है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका एक ये है, एक तो इनको बरतरफ करें ताकि पाकिस्तान के मुफाद में जो फैसला है वो लिया जाए। वो क्या है? अव्वल तो ये है कि आप ये याद रखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक बहुत वेल डिवेलप्ड एक सब्जेक्ट है। इसमें मॉनेटरी, फिस्कल और एक्सटर्नल अकाउंट्स बांधे हुए हैं, ये बिल्कुल इस तरह बांधे हुए हैं, इनको समझना होगा। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान का बजट का जो खसारा है वो बेतहाशा बड़ा है। ये इतने खर्चे कर रहे हैं इसलिए कि इन्होंने तो इलेक्शन जीतना है, इनको तो इस बात की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान इस दौरान वो डूब जाए। सिर्फ सैलाब में आप नहीं डूब रहे, आप एक गलत पॉलिसियों की वजह से ये डूब रहे हैं। और डॉक्टर साहब थोड़ा वक्त का मैं एक में आपसे बड़ा गाइडेंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि जरा यानी पर्सपेक्टिव में देखें, हम देखें तो स्टेट सेक्टर में अयूब खान ने तरक्की की, डैम बनाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमारे बड़े स्टील का लगा, गालबन में अगर गलत नहीं कह रहा तो टेक्सटाइल हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स भी बना। 70s और 80s के बाद हम पब्लिक से प्राइवेट की तरफ गए। कोई एक स्टील मिल की आज भी आयरन ओर से स्टील सिर्फ हमारी स्टील मिल बना सकती है, ये वैल्यू ऐड करते हैं और वारदात करके इन्होंने स्टील मिल को बर्बाद किया। ये जो हमारी शिफ्ट हुई है इधर कि पहले मंडी खोल दी कि जनाब आओ जो मर्जी बेचो, जबकि इंडिया जो है मंडी बंद करके अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर रहा था। तो डोंट यू थिंक कि ये रॉट इसका आगाज 80 से हुआ, अब उसका टेकिंग पॉइंट आ गया है और हम सफ़र कर रहे हैं? नहीं जनाब, देखिए बैनुल-अक़वामी जो तजुर्बा है वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो चूँकि अपने मुफादात को सामने रखता है, वो इस तरह की इनएफिशिएंट नुकसानदेह काम नहीं करता जिसमें नुकसान होता है। हुकूमत की जितने भी इस वक्त हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं जो हुकूमत अभी भी चला रही है, उसमें सैकड़ों अरब के नुकसानात हैं। देखिए अगर PIA प्राइवेट कंपनी होती तो कभी भी इस तरीके से ना चलती, लेकिन चूंकि सरकारी है, उसका जो खसारा होता है, उसके नुकसानात हैं, वो मेरे और आपके टैक्सों से भरे जाते हैं, उनको परवाह ही नहीं है, वो इसी तरह चलाते जाते हैं। तो ये इसको अगर हम प्राइवेटाइज करते और इसकी मैनेजमेंट को इस तरीके से कंट्रोल करते कि वो असासे बेच कर नहीं, वो इसको मुफीद तरीके से चलाते और उसको जो फ़ायदा होता वो पाकिस्तान के बजट में आता, तो वो बेहतरीन पॉलिसी थी। ये पाकिस्तान के देखिए सरकार जो है ना, वो समझता है कि ये जो पैसा है ये माल गनीमत है। ये माल गनीमत नहीं है, ये मेरे और आपके टैक्सेस हैं, ये मेहनत से कमाए हुए जो लोगों देखें, और हर गरीब पर टैक्स है। आप अगर पकाने का तेल भी इस्तेमाल करें उसके अंदर भी टैक्स है, तो हर गरीब आदमी टैक्स भर रहा है। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 15%, 17% आप टैक्स भर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि किसान जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं कि इस महंगी बिजली से, इस ट्यूबवेल से जो पानी ले रहे हैं वो इतना महंगा है, खाद जो है वो बहुत महंगी है। मैं एक ही सिर्फ बात कर रहा था, यूरिया जो 3000 की पाकिस्तान में, वो इंडिया में 600 रुपए की है।
पाकिस्तान में कोई वायबल रहेगा, कोई ज़राअत होगी, कोई किसान जिंदा रह जाएगा, कोई उसका क्या बनेगा? जनाब हमारी भी थोड़ी सी ज़मीन है, मैं भी ज़राअत करता हूँ। मैं बताऊँ कि ज़राअत में अब ये हालत हो गई है कि इस साल हमने तकरीबन आधी खाद इस्तेमाल की, जितनी पिछले साल इस्तेमाल की थे हमने वो लगाया सोयाबीन। अब उसकी वजह से पैदावार ज़ाहिर है कम होगी। इस साल अभी जब उस पर जो सुंडी का हमला आया है तो स्प्रे भी हम चुन चुन कर रहे हैं, उससे जो नुकसान। डॉक्टर साहब वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज, मैं चाहता हूँ टू है मैक्सिमम मैं आपसे फायदा उठा लूँ। डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री इन्होंने प्राइवेटाइज की, 90% बंद हो गई, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई, ये जो ये थी। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन भी हमारा कोई काम नहीं किया? नहीं जनाब, देखिए प्राइवेटाइजेशन जो है ना, ये लोग प्राइवेटाइजेशन की ख़ास एक मखसूस पॉलिसी होती है और एक हद तक हुई। वो जो बिल्कुल बिगड़े हुए फैक्ट्रियाँ थी उनको उन्होंने किया। मैं उसकी दफा नहीं कर रहा कि उन्होंने। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे जाना वक्त का मसला है। मैं नेक्स्ट टाइम और मे बी टुमारो हम आपको दोबारा तकलीफ दें। सवाल ये है कि ये भी कोई कैच 22 वाली बात है, जो हमने प्राइवेटाइज़ की उसकी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई और जो नहीं की वो भी बर्बाद हैं। तो ये क्या कहानी है? ये सवाल छोड़े जाते हैं। कल फिर इस पर बात करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।